नैपकिन देना है। हेलो जी, हेलो व्यूअर्स। मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब कर्नल दानवीर सिंह साहब। किसी तारफ के मोहताज नहीं, आपको पता है बड़े सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं भारत से। अक्सर हमारे चैनल पे टाइम देते हैं। कल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा कल साहब, आज एक अहम बात आपसे करनी है और वो अफगानिस्तान है। ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान और भारत की जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर तो सीज फायर हो रहा है, लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स अफगानिस्तान में हो रही हैं जिसका पाकिस्तान के अंदर बड़ी सस्पिशन है। मिसाल के तौर पे रिसेंटली जो इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब का विजिट था, तो वहां पे पाकिस्तान को ये कंसर्न रहता है कि जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल होता है। व्हाट इज एन इंडियन टेक ऑन दिस? एक तो है ना कि जी जारी बात है हम इस्तेमाल नहीं करेंगे दिस एंड दैट, लेकिन ये क्या ऐसी क्यों पाकिस्तान, आप समझते हैं कि पाकिस्तान के जेहन में ये चीजें आती हैं? क्योंकि हम समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो दहशतगर्द जमातें हैं उनको भी वहां पे इकट्ठा किया गया है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी पाकिस्तान में होती है। तो ये थोड़े कंसर्न्स हैं इस हवाले से। सो हाउ डू यू सी दिस व्हाइल सिटिंग इन इंडिया? देखिए, आपके कंसर्न्स हैं और कुछ हमारे कंसर्न्स हैं। हमारे कंसर्न्स ये हैं कि सिंस वी आर अ डेमोक्रेटिक सेकुलर कंट्री, वी वांट कि अफगानिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी डेवलप हो और रहेगी तो इस्लामिक ही, लेकिन डेमोक्रेटिक रहे। और हम जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ डिस्पेंसेशन है, हम चाहते हैं कि वो मजबूत हो। और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि तालिबान, जो कि पाकिस्तान सपोर्टेड, फंडेड एंड गाइडेड है, वो इख्तिदार में आए, वो किसी तरह सक्सीड हो। क्योंकि हमने जो तालिबान का जो ऑपरेसिव नेचर देखा है, वो बड़ा खौफनाक मंजर था। और इसीलिए जितनी भी लिबरल सोसाइटीज हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वो एक साथ आए और उन्होंने तालिबान रजीम को बाहर कर दिया। अब ये ट्रम्प साहब आए थे, इन्होंने अलग अपनी पॉलिसी करी, तो अब वो पॉलिसी के अंदर बदलाव है, बिकॉज इतने जो सालों के जो गेन्स हैं वो ऐसे नहीं जाया किए जा सकते। और हिंदुस्तान का बहुत सारा सरमाया उधर लगा हुआ है। हमने वहां पे रोड्स बनाई हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, हमने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, हमारे करोड़ों करोड़ों रुपया लगा है। तो हम भी नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान, तालिबान आए और वो उस सारी चीज को तहस नहस कर दें। और फिर एक जो पाकिस्तान का नैरेटिव है कि वो स्ट्रेटेजिक स्पेस ढूंढता है बैकयार्ड में। और आई रिमेम्बर हैविंग रेड एन आर्टिकल बहुत पहले, दैट इज समटाइम्स इन ईयर 2000 और उसके बाद, वो ये कहते थे कि इंडिया से स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो लेने की कोशिश रहती है अफगानिस्तान के अंदर, वो इसलिए रहती है क्योंकि एक पाकिस्तान का एक फियर साइकोसिस है कि अगर इंडियन आर्मी के साथ में जंग हुई और किसी तरह इंडियन आर्मी अगर मान लो कि पाकिस्तान के मेजर इलाके पर अगर कब्जा कर लिया, तो अपने जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, यानी कि न्यूक्लियर एसेट्स हैं, वो अफगानिस्तान की टेरिटरी में ले जाकर और बाकी जो जो फौजी एलिमेंट्स हैं, जो काउंटर स्ट्राइक एलिमेंट्स हैं, उनको उधर ले जाके उनका यूज कर सके। अब ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, मेरे को नहीं पता, बट आई रिमेम्बर दिस आर्टिकल रिटन बाय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बाय गुल हमीद, अगर मेरे को याद आ रहा है सही तरीके से, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो वो वाला जो है वो एक परेशानी है। और हम, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जाते हैं या कोई भी जाता है, तो हम जाते हैं अपने जो इंटरेस्ट हैं उसको सेफगार्ड करने के लिए। तो हमारे इंटरेस्ट ईरान और प्रेजेंट गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, इनके साथ में अलाइंड है। इसके अंदर रशिया के साथ भी एलिमेंट्स जो हैं इस अलाइनमेंट के, वो जुड़ते हैं। अब रही बात आपकी कि पाकिस्तान के अंदर इस तरीके का है, तो ये मेरे को नहीं मालूम कि ये किस तरीके से है, बिकॉज वी डोंट सपोर्ट एनी काइंड ऑफ टेररिज्म। और मेरे को मालूम भी नहीं है कि इस तरीके की कोई मुहिम भी अगर इंडिया चला रहा है तो, और अगर चला रहा है तो आई एम एक्चुअली नॉट अवेयर। बट क्योंकि अगर चला भी रहा है तो वो हम लोगों से छुपा नहीं रह सकता। तो हमें, हमारे जहन में नहीं है, ना हमारे को किसी के कोई सामना हुआ कोई इस तरीके का कि जी पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म एक्टिविटी जो है वाया अफगानिस्तान हो रही है।
और क्योंकि इतनी लॉलेसनेस है और क्योंकि इतना आपके उस इलाके के अंदर एफ पाक बॉर्डर में इतने डायनेमिक्स अलग अलग मुख्तलिफ किस्म के हैं, तो उसको कौन एक्सप्लॉइट कर ले ये कुछ कह नहीं सकते। आपने देखा कि तारिक वो क्या है, तारिक तालिबान पाकिस्तान, वो क्या है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसके अभी जो लीडर इसानुल्लाह, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसको कहते हैं कि फौज ने छुड़वा दिया। तो बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, इसको आप इतनी आसानी से ब्लैक एंड व्हाइट में आप इनको डिकोड नहीं कर पाएंगे। कल साहब आपने 2-3 बातें की है, मैं जरा आपको थोड़ा, एक तो मैं ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ के वाले से बता दूं। जो हमीद गुल साहब थे वो 80s में DGISI होते थे, तो ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं है कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ की। वो एक वक्त में शायद ये डायलॉग इशू था कि अफगानिस्तान बिल्कुल लॉलेस लैंड है, वहां पे किसी का कंट्रोल नहीं था, कभी सोवियत आ गए, कभी तालिबान आ गए, तो शायद अगर कभी न्यूक्लियर हमला हो तो पाकिस्तान को एज ए सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए हमें अफगानिस्तान जो है वो इस्तेमाल करना पड़ा। बट इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, और ये जनरल कियानी ने और बहुत सारे लोगों ने ये कह दिया स्ट्रेटेजिक डेप्थ डज नॉट एग्जिस्ट नाउ, ये ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात तो, लेकिन एक बात बताएं कल साहब, आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि आप नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आए। तो जब पहली बात है, ये फैसला अफगानिस्तान की अवाम ने करना है, ना आपने करना है ना हमने करना है, पहला। दूसरी बात, जब अमेरिका तालिबान से मुज़ाकरात करके उनको मेन स्ट्रीम कर रहा है, तो भारत ये क्यों कहता है कि हम नहीं चाहते कि तालिबान हुकूमत में आए? देखिए कि अभी ट्रंप का अमेरिका करने की कोशिश कर रहा था, क्या जो बाइडेन का अमेरिका भी ऐसा करेगा? ये एक सवाल है। दूसरा, अगर तालिबान अपने आप को चेंज करते हैं, अगर वो वर्ल्ड ऑर्डर के साथ में चलना चाहते हैं और अगर वो एक्सेप्ट करते हैं जो नॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, तो मेरे ख्याल से भारत को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एग्जिस्टिंग सेटअप में जब तालिबान जो है बेगुनाहों पर हमले कर रहा है, आईएसआई की हेल्प से कर रहा है, अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इस बात की बात करती रहती है, और तो तब तक इट इज नॉट पॉसिबल एंड इंडिया विल नेवर फील कंफर्टेबल। दूसरी चीज कि वो आपने बिल्कुल सही किया, ना हम डिसाइड करेंगे ना आप डिसाइड करेंगे, डिसाइड आवाम करेगी। लेकिन क्या वो आवाम डिसाइड करने की स्थिति में छोड़ी जा रही है? जिस तरीके से काबुल यूनिवर्सिटी पे हमला हुआ या जिस तरीके से काबुल में हमला होता है, क्या ये उस तरफ जा रहा है? ये सवाल अपने दिल से पूछने वाली बात है कि क्या ये वाकई सही में हम आवाम को आवाज दे रहे हैं या आवाम की आवाज दबा रहे हैं, और ये कौन है जो आवाम की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं? कल ही जलालाबाद में 3 खवातीनों को का कत्ल कर दिया क्योंकि वो सोशल सर्विस और सहाफी थी। तो ये जो चीजें हैं ना, ये अंडरलाइन सब सरफेस जो अंडर करंट है और जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उनको एक्सपोज करता है। तो ऊपर से चाहे कुछ भी हो, तालिबान मुज़ाकरात कर रहे हो अमेरिका के साथ में जो पहले दिख रहे थे, अब वो किस तरीके से होगा, क्या होगा, ये चीमा साहब हमको वेट करना पड़ेगा और उसके बाद में हम प्रोग्राम करें उस विषय पे तो ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन जो अभी की सिचुएशन है, अभी इट इज फ्लूइड, अभी इट इज नॉट क्लियर। लेकिन ये मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि देखें, आपने तकरीबन 1-2 अरब डॉलर अफगानिस्तान में लगाया, अमेरिका ने तो अरबों डॉलर लगा दिए ना। आप अफगानिस्तान को कह सकते हैं कि ना आपकी उतनी लिवरेज है, ना पाकिस्तान की लिवरेज है जितनी अमेरिका की लिवरेज है, या जो यूरोपियंस थे या ISF की जितनी लिवरेज है। तो आप क्या समझते हैं कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है और जो तालिबान का जो ये जो उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है ना, उनके झंडे को भी एक्सेप्ट कर लिया गया है, उनको एज एन एंटिटी एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो आप क्या समझते हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने चाहिए बाइडेन के और तालिबान के? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये मुज़ाकरात बिल्कुल सक्सेसफुल होने चाहिए, लेकिन इसमें गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान को दरकिनार नहीं कर किया जा सकता। गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान के भी 2 हिस्से हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नदर्न अलायंस का भी है, और ये नदर्न अलायंस और आपका जो सदर्न अफगानिस्तान फैक्टर है, दैट इज तालिबान, ये सब चीजें को फैक्टर करना पड़ेगा। अदरवाइज जो फॉल्ट लाइंस हैं
वो कभी भी पूरी नहीं होगी। ये आप भी मेरे से सहमत होंगे कि अगर अमेरिका और तालिबान का पैक्ट हो भी जाता है और जो अभी प्रेजेंट जो मरकज है उसको हटा के फेंक दिया जाता है और तालिबान काबिज हो जाते हैं, तो सबसे पहला जो फॉल आउट होगा वो है कि नदर्न अलायंस के जो मेम्बरान स्टेट्स हैं वो सब अलहदा हो जाएंगे और फिर वही हालत हो जाएगी जो तालिबान के टाइम में थी। आपको ये इस बात से आप जरूर एग्री करेंगे कि अब तालिबान आएगा तो वो उस तरीके से पावरफुल नहीं होगा जिस तरीके से पहले आया था। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से तालिबान को उस समय सपोर्ट किया था, इस समय अब नहीं वो खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की माली हालत खराब है, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सिचुएशन कमजोर है और वर्ल्ड फोकस अभी पाकिस्तान के ऊपर है। FATF की अभी भी ग्रे लिस्ट में है। तो जो फेथ फैक्टर है वो पाकिस्तान के ऊपर से उठा हुआ है, पूरी दुनिया का उठा हुआ है और पाकिस्तानियों का खुद का उठा हुआ है अपने मुल्क में। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मुज़ाकरात हैं जिसको आप कह रहे हैं कि वो मतलब आपने मेरे से सवाल पूछा कि आप नहीं चाहेंगे कि वो सक्सेसफुल हो, तो शायद इसका जवाब ये होगा कि प्रेजेंट फॉर्म में हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो सक्सेसफुल हो। लेकिन अगर ये ब्रॉड बेस्ड होती है, इसके अंदर आप सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं अफगानिस्तान के उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं, इसके अंदर आप पाकिस्तान को इनकॉर्पोरेट करते हैं, इसके अंदर आप ईरान को इनकॉर्पोरेट करते हैं, इसके अंदर आप तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और इन लोगों को इनकॉर्पोरेट करते हैं, इंडिया को इनकॉर्पोरेट करते हैं। जब ये इस तरीके से बैठ के और फिर मुज़ाकरात होगी और बीच में कोर के अंदर अगर अफगानिस्तान के सारे फैक्शंस इन्वॉल्व होंगे, तो मेरे ख्याल से हम अफगानिस्तान को सिविल वॉर में दोबारा धकेलने से बचा पाएंगे। और ये अफगानिस्तान वालों की खुशकिस्मती है कि ट्रंप को बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि ट्रंप जिस रास्ते पे चल रहे थे कुछ ही सालों के अंदर, और बल्कि इसी 2021 के अंदर हम देखते कि अफगानिस्तान का बहरान फिर से उसी लेवल पर पहुंच जाता और कत्लो गैरत और खवातीनों के ऊपर जुल्म सितम, ये वाली जो रजीम है ये दोबारा से वापस आ जाती। शुक्र है कि ऐसा नहीं हो रहा है और अभी लेट्स सी कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये और डेवलप हों और वाइड स्प्रेड हो। दैट इज व्हाट आई फील। लेकिन पहली बात तो ये आपने फेथ फैक्टर की बात की। मेरा ख्याल है कि जब अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी कि तालिबान के साथ डायलॉग करना है या अफगानिस्तान में अमल लेके आना है, तो सारी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के बयान देख लें, अफगानिस्तान हुकूमत के बयान देख लें कि जी प्रेसिडेंट अशरफ गनी भी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर गए थे, सब ने कहा जी पाकिस्तान की मदद चाहिए और हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। आप कहते हैं फेथ फैक्टर नहीं है, जारी बात है, कोई मसला नहीं, आप दिल्ली में बैठ के या वहां मुंबई में बैठ के या पुणे में बैठ के या इंडिया में बैठ के इस तरह की जो स्टेटमेंट है वो उसकी ठीक है, आपके लिए डोमेस्टिक कंजम्पशन होगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक नहीं है चीमा साहब, इसको ट्रिविलाइज ना करें, डोमेस्टिक नहीं है, इंटरनेशनल कंजम्पशन की बात कर रहा हूं मैं। और कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि कई बार यू हैव टू टॉक टू द इविल टू सप्रेस द डेविल। सो उसमें कोई इशू नहीं है और पाकिस्तान को तो इनकॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा। पाकिस्तान को आप साइडलाइन नहीं कर सकते हैं अफगानिस्तान की प्रोसेस के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के डिस्टेबलाइजिंग स्टेक्स बहुत हाई हैं। पाकिस्तान का जो 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 पावर कार्ड है वो ये है कि वो कभी भी ये टेबल को पलट सकता है। तो जब तक पाकिस्तान सेम पेज पे नहीं रहेगा तब तक अफगानिस्तान में पीस नहीं आएगी। ये भी एक नोन फैक्टर है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। सो ये कहना कि पाकिस्तान को साइड में कर दिया जाएगा और अफगानिस्तान की पीस इवॉल्व हो जाएगी, ये बिल्कुल नामुमकिन है और इट विल बी फुलिश। सो पाकिस्तान हैज टू बी ब्रॉट ऑन बोर्ड, और पाकिस्तान को किस लेवल पे और किस तरीके से ऑन बोर्ड लाया जाएगा उसकी प्रोसेस अभी चल रही है। एंड धीरे धीरे पाकिस्तान की सोच में बदलाव आ रहा है एंड उस पर फर्क पड़ रहा है। अब आपको भी पता है कि किस तरीके से सोच बदली जाती है। ये बहुत ही ब्रूटल वर्ल्ड है, इट इज नॉट अ वेरी काइंड वर्ल्ड एंड बातों से और जुमलों से ये काम नहीं चलता है, ये हार्ड फैक्ट्स के ऊपर और दूसरे तरीके से काम चलता है और वो काम चल रहा है। धीरे धीरे पाकिस्तान की सोच में बदलाव, तब्दीली ऊपरी सतह पर दिखनी शुरू हो गई है। मेरा ख्याल है कि भारत, जारी बात है कि हम तो भारत को स्पॉइलर समझते हैं। अभी अजीत डोवल साहब भी गए थे, अशरफ गनी अमेरिका और जितने स्टेक होल्डर्स हैं, तालिबान पाकिस्तान की को बात कर रहे हैं कि थैंक यू वेरी मच, आप हमारी मदद कर रहे हैं पीस प्रोसेस को आगे लेके जाने में। हमने अपने पल्ले से
हमने अपने पल्ले से 2640 किलोमीटर के ऊपर बॉब वायर लगाई है। 80-85% वायर खत्म लग गई है ताकि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी, वो जो टीटीपी अलकायदा वहां बैठी हुई है, वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी ना करें, इंडिया उनको फंड ना करे। कल साहब एक बात बताएं, लेकिन आप ये बताएं कि सिवाय पाकिस्तान के बाकी कोई दुनिया क्यों नहीं बोलती कि इंडिया फंड करता है, और एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में इंडिया क्यों नहीं है? थोड़ा इसके देखिए ऊपर जरा लाइट डालेंगे? देखिए ये दो तीन बड़े डिफरेंट सवाल हैं। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाना, आपको पता है कि उसके दो फैक्टर हैं। पहली बात तो ये बता दें, इंडिया बार बार करता है यहाँ पे, अब मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पे जो हमारे सुने, जो हमारे इंडिया के सफारतकार इस्लामाबाद में बैठे ना, वो भी 24 घंटे यही काम कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के खिलाफ एफएटीएफ की बातें कर रहे हैं। मेरी बात सुने, सिंपल सी बात है, दो फैक्टर थे बड़े। एक, इवॉल्विंग फाइनेंशियल रिजीम्स जिस तरह ग्लोबली इवॉल्व कर रहे थे, हमें भी इवॉल्व करने थे, हमने वो कर लिए। फाइनेंशियल रिजीम्स की बात कर रहा हूं। आपको पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग में सिंगापुर, दुबई, इंडिया, स्विट्जरलैंड, सब बैंकों के नाम आते हैं, हांगकांग, सबके नाम आ रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग की। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन ले, मैं आ रहा हूं। सबके नाम आते हैं, लेकिन प्रेशर पाकिस्तान पे आता है, हम ग्रे लिस्ट में जाते हैं। क्यों? एक बड़ी वजह थी, मेरा ख्याल है, जो पाकिस्तान का जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 और 1373 थे, उनकी इंप्लीमेंटेशन चाहते थे। एक मैं समझता हूं जेन्युइन चीज थी, और दूसरी ये है कि हमें जो फाइनेंशियल रिजीम्स को इवॉल्व करना था, हम वो नहीं कर पाए, साथ साथ वो कर लिया तो चीजें बेहतर हो गई। अब देखना ये होता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हम पे प्रेशर भी डाल रही थी। अमेरिका कह रहा था अफगानिस्तान में हमारी मदद करें, हमें यहां से जल्दी निकलने में मदद करें। सेक्रेटरी पोम्पियो, जो फॉर्मर सेक्रेटरी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के थे, उन्होंने क्लियरली कहा, उन्होंने कहा इस्लामाबाद और वॉशिंगटन के ताल्लुकात तब बेहतर हो सकते हैं अगर काबुल में हमारी मदद करेंगे। तो इससे बढ़ के और क्या स्टेटमेंट दे वो बंदा कि जी आपके हमारे ताल्लुक। अफगानिस्तान में मदद चाहिए तो उसके लिए कैरेट एंड स्टिक तो चलता है, उन्होंने हमारी मिलिट्री एड बंद कर दी, कोई मसला नहीं है। डोंट टेक इन ब्लैक एंड व्हाइट कि हम दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहे हैं। और जो आपकी बात है, जरा सुन लीजिएगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एक इंप्रेशन बिल्ड होता है किसी मुल्क के बारे में, टाइम लगता है। जिस तरह इंडिया इज नोन एज ए स्पॉइलर इन अफगानिस्तान नाउ, कि यार इंडिया जो है वो उन फोर्सेस की तरफ है जो चाहते हैं कि तालिबान की और अफगान हुकूमत के मुज़ाकरात नाकाम हो। अभी अजीत डोवल साहब ने हाल ही में दौरा किया, और जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट अफगानिस्तान के जो सो कॉल्ड वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह साले साहब, उन्होंने भी इंडियन मीडिया को खबरें देनी शुरू कर दी, जी पाकिस्तान इन्वॉल्व है। आपने भी कहा जी नॉर्दर्न अलायंस नहीं है। भाई, जब अफगान गवर्नमेंट, जो अफगान प्रेसिडेंट डायलॉग कर रहा है विद द सपोर्ट ऑफ अमेरिकन, तो उसमें सारे धड़े आ जाते हैं। उसमें गुलबदीन हिकमत यार भी है, उसमें अब्दुल्ला भी है, उसमें सारे लोग। अगर सारे आके बैठेंगे और कंसेंसस होगा तो उसमें तो सबके लिए अच्छी बात है। और इंडिया बिल्कुल स्पॉइलर है, क्योंकि इंडिया बिल्कुल नहीं चाहता कि दहशतगर्दी जमातें, दहशतगर्दी तंजीमें और दहशतगर्दी इदारे और मुल्क उस इलाके के ऊपर कब्जा दोबारा कर ले। बिल्कुल भी नहीं चाहता है। और लेट मी टेल यू, पूरी दुनिया नहीं चाहती है। चाहे वो पोम्पियो ने कुछ भी कहा हो, वो जमाने गए, वो पुराने हो गए हैं, और इस लाइन पर कोई नहीं चलेगा। ठीक है, मुज़ाकरात होती है, गिव एंड टेक होता है, और वो बिल्कुल होगा, एंड आई थिंक इट विल टेक टाइम, बट किसी के इंटरेस्ट में नहीं है, आपके भी इंटरेस्ट में नहीं है। और माइंड यू, सबसे ज्यादा नुकसान आपका हो रहा है। हम लोगों ने भी कांटे की तार लगा ली कि आपकी तरफ से दहशतगर्द हमारे यहाँ ना आए, और हम भी बिल्कुल मुस्तैद हैं, हमने अपने मुल्क को बड़ा सिक्योर किया हुआ है, फिर भी आप कभी कभी इधर उधर कर जाते हैं। लेकिन ये इसका जो नुकसान है ये आपको हो रहा है, ये आपको पर्सनली रियलाइज्ड है, लेकिन आप DGISPR से प्रॉम्प्टेड हैं तो आप नहीं कह पाएंगे ऐसे। लेकिन आपकी ये वो मजबूरी है, वो मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं, लेकिन दिल में सबको मालूम है, आप उसी माशरे में रहते हैं। आप बताइए आपके माशरे में किस तरीके की दहशतगर्दी और तशद्दुद की आलूदगी है, ये तो आप समझते हैं, इस बात को खूब अच्छी तरह समझते हैं। आप अपने दिल में बात रखिए, और आप ऊपर वाले को सही बात, ऊपर वाले से राब्ता करें और उसको सच बता के रात में सोएं, आपको अच्छा लगेगा।
खैर आपका यूट्यूब चैनल है और ISPR वाले ये देख रहे होंगे तो आपको एक मौके पर बात करनी पड़ेगी, वो मैं उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ISPR वाले इतने वेले नहीं है कि छोटे छोटे यूट्यूब चैनल देखे और छोटे छोटे एनालिस्ट की बातें सुने। एक बात जो इकोसिस्टम है वो आप लोग एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना, आपका एक इकोसिस्टम बना हुआ है, तो जितने तो ये तो वो है, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क, तो आप मेरे को ये ना बताएं कि कैसे चलता है। आप बहुत इंपॉर्टेंट एनालिस्ट हैं पाकिस्तान के, आप इंडिया के हर एक चैनल के ऊपर आते हैं, आप एक नैरेटिव पेश करते हैं और वो नैरेटिव बिल्कुल ISPR की लाइन वाला है, उसके अंदर कोई इधर डगमग नहीं है, बिल्कुल आप बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू यू। मैं अभी आपने मेरे पे डायरेक्ट हमला कर दिया है। देखिए कंस साहब, हर बंदे का हक है, हर एनालिस्ट का हक है कि वो बात करे जो मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट में। वो बात अगर ISPR से मिलती है, नहीं मिलती, वो इमरान खान से मिलती है, नहीं मिलती। मैं खुद बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ रियासत की बहुत सारी पॉलिसीज का। मैं पर्सनली पढ़ा, मेरी यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं। मैं खुद बड़ा क्रिटिसिज्म करता हूँ, जो शायद रियासत ये समझती नहीं होगी, अदारे या हुकूमतें समझती नहीं होंगी, यार ये बंदा क्या बात कर रहा है, वो कहेंगे इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन हम क्रिटिसिज्म करते हैं। एक बात। दूसरी बात, देखिए ISPR हो या इमरान खान हो, हम सब नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। हर बंदा, आप भी यही बैठ के कर रहे हैं। हमें आपसे गिला ये है, आप सुन ले ना, सुन ले। हमें भारत से पता है क्या गिला है? यकीन करके माने, मैं दिल की बात बता रहा हूं। हमें आपसे गिला ये है कि आप अफगानिस्तान में दाइश को तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप अफगान गवर्नमेंट और तालिबान, सुन ले सर, सुन ले। आप दाइश को तो अफगानिस्तान में सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप तालिबान की और अफगान हुकूमत के अमन पीस प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करते। हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस बात को बार बार बावर कराया है और बताया है कि जो अजीत डोवल साहब का जो रिसेंट विजिट है, इट्स ऑल अबाउट डिस्टेबलाइजिंग द पीस प्रोसेस इन अफगानिस्तान। आपने $1-2 अरब लगा दिया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब अफगानिस्तान को कहें कि जी पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पे नेटवर्क बनाओ, यहाँ पे जमातुल अहरार और TTP को जो है वो फाइनेंस करो, उनको फंडिंग करें, इंडिया फंडिंग करेगा, आप उनके खिलाफ ऑपरेशन ना करें। ये आपका तो अभी, अगर ये काम है, आप किसी और मुल्क की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, तो कल साहब ये आप बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, कुछ और है, और कुछ और। ये जो आप कह रहे हैं करते कुछ और है, बोलते कुछ और है, आप पे एप्लीकेबल है। पूरी दुनिया आपकी बात कोई मानेगी नहीं। देखिए आपका और मेरा यहाँ पे बैठ के बात करने से कि आप कहें कि आप दाइश को सपोर्ट करते हैं, मैं कहूं मैं नहीं करता हूं, ऐसे नहीं होता है। इस दुनिया के अंदर और आज के जमाने में जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है, साइबर इंटेलिजेंस है, ग्राउंड रिपोर्टिंग है, इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चीजें छुपती नहीं है। ये सबको मालूम है कि कौन किसको कहाँ क्या सपोर्ट कर रहा है। तो लेट्स नॉट गेट इनटू दिस स्पेस। यूट्यूब चैनल पे बात करना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि जिसकी आवाज ज्यादा भारी है और जो ज्यादा अच्छा आर्टिकुलेट कर लेगा तो वो ऐसा लगता है कि वो जीत रहा है, बट दैट इज नॉट द वे थिंग्स फंक्शन। आप चाहे कितना भी कह ले, वो दुनिया इस बात को नहीं मानेगी, क्योंकि इंडिया इज वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट्स इंटरनेशनल रेपुटेशन। और वो ऐसे नहीं बनी है, वो झूठ बोल के हिपोक्रेसी के साथ कि बोल कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं, ऐसे नहीं बनी हमारी इंटरनेशनल रेपुटेशन। इसीलिए ऐसे नहीं है कि पूरी दुनिया का सारा लिबरल वर्ल्ड जो है वो हिंदुस्तान के साथ खड़ा है, वो ऐसे नहीं खड़ा हुआ है। खैर वो आपको ये चीजें पसंद नहीं आएंगी। और इंडिया और पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के हवाले से सब चीजों जो इंडिया का जो आपने जो एक वो फ्रैंकस्टीन मॉन्स्टर जो आपने अपने जहनों में और अपनी आवाम को जो चूरन खिला रखा है, जिसकी वजह से बदहजमी रहती है, तो वो आपको हटाना पड़ेगा। जो एंटी इंडिया और एंटी हिंदू हेट जिसके बेसिस पर पाकिस्तान बना और उसकी इमारत आज भी खड़ी हुई है, और उसी इमारत को उसी नफरत के पानी से उसकी तराई करते हैं आप, उसकी सिंचाई करते हैं उसके आसपास के जो बागवान हैं, तो ऐसे ये नहीं चलेगा। ऐसे आप अपने ही आग में झुलस जाएंगे। हिलरी क्लिंटन का वो कभी मत भूलिएगा वो वाकया कि इफ यू नर्चर स्नेक्स इन योर बैकयार्ड दे आर बाउंड टू बाइट यू।
मैं इसी को आपके ऊपर जरा इंप्लीमेंट करूं। जब आप श्रीलंका में तामिल्स को सपोर्ट करते थे और तमिलनाडु में उनको मिलिटेंट और रेबल बनाया जा रहा था कि जाओ श्रीलंका में हुकूमत के खिलाफ लड़ो, और फिर आपका अपना ही राजीव गांधी उन्हीं तमिल टाइगर्स के हाथों मारा गया, तो ये क्या होता है? ये नहीं होता कि व्हेन यू ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड दे कैन बाइट यू। आपने तो अपना वजीर आजम दूसरे मुल्कों में नॉन स्टेट एक्टर और रेबल बना के खोया। जरा सुन लीजिएगा कल साहब बात, मैं आपने तो जो बात कही है मैंने उसको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके आपके ऊपर फिट किया है। उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगा होगा, और भारत की रियासत बिल्कुल नहीं लगा होगा, सुनिएगा बिल्कुल नहीं लगा। सुनिएगा तो आपने कहा बैकयार्ड में जो सांप पालेगा उसको काटेगा ना, आपने खुद ही क्लियर कर दिया। आपको काटा नहीं, एक मिनट, इंडिया ने सांप पाला और सांप ने काटा ना, उसने काटा। आपकी ताली मारने की बात नहीं है। नहीं, ताली मारने की बात नहीं है। यही फर्क है मेरे में और आप में, बस इसी चीज का फर्क है। वो फर्क ये है कि हमारा डबल फेस नहीं है, ये जो आप दिख रहा है वो ही है। आप बदमाशी ना, आपको ऐसे में एस्केप नहीं होने दूंगा कि आपने एक तमिल, ये अपेंडेड है, ये कोई मैं कोई ऐसे खुलासा सनसनीखेज नहीं कर रहा हूं। हमारी किताबें लिखी हुई हैं इसके ऊपर कि इंडिया ने, इंदिरा गांधी ने उनको सपोर्ट किया और उसके बाद में उसी सांप ने हमको डसा। राजीव गांधी उसी सांप से डसे गए। हमने उस चीज को रियलाइज किया है। हम लोग ये नहीं करते हैं। वो एक गलती बिल्कुल हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, बात नहीं। आप खुद भी देखो ना, आपकी तो कंटिन्यूएशन चली जा रही है। आपने कभी सबक नहीं लिया हिस्ट्री से। आपकी वो नेशनल पॉलिसी है, हमारी ये नेशनल पॉलिसी नहीं है चीमा साहब। चले मैं बस इसको कंक्लूड करता हूँ कल साहब। लेकिन मैं ये जो है ना बड़ी बड़ी बातें, वो हर इंडियन चैनल पे मैं जाता हूँ, हर जनरल साहब, हर कर्नल साहब, हर ब्रिगेडियर साहब, हर बीजेपी का स्पोक्स पर्सन ने एक लाइन की है। वो याद है ना आपको, हिलरी क्लिंटन ने कहा था, इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड, सुन लीजिएगा ना, दे कैन बाइट यू। अच्छा मैं कहूँ यार, तारीख तो थोड़ी बहुत हमने भी देखी है। ये मुक्ति बहनी बनाते हैं और कहते हैं रेबल्स हैं, कोई बात नहीं है, खैर है, हमने दूसरे मुल्क में बनाए ना। ये श्रीलंका में तामिल्स खड़े कर देते हैं, कहते हैं खैर है। मैं और क्लियर करता हूं, आप इधर उधर ना जाएं। मेरा फादर मुक्ति बहानी के साथ लड़ा और ईस्ट पाकिस्तान में लड़ाई शुरू होने से 2 महीने पहले लड़ा, और इसमें कोई गलत फहमी नहीं है, और ये रिटन हिस्ट्री है, कोई ये अगेन सनसनीखेज खुलासा नहीं है। और हमने एक मुल्क को, एक दहशतगर्द मुल्क से उसको आजाद दिलाया। आज वो आपसे अलहदा होके खुश हैं, उनकी जीडीपी ज्यादा है, उनकी जो मोर्टेलिटी रेट अच्छी है, उनकी वहां पे तालीम अच्छी है, वो खुश है, खुशहाल है। आप ये देखिए कि हमने एक ह्यूमैनिटेरियन काम किया। आपके लोग जो वहां पे थे, उन्होंने हजारों औरतों का रेप किया, लाखों बंगाली मार दिए गए। कुछ तो शर्म करें यार, कुछ तो अल्लाह का खौफ करें। आप तो अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, और ये कहा जाता है कि मुसलमान सच्चा होता है, वो सच्चाई की तरफ खड़ा होता है। तो आप इतने झूठ क्यों बोलते हैं? आप इतना क्यों गलत स्टैंड लेते हैं? आप मेरे को ये बताएं। आप मैं कल साहब आज उस बहस में नहीं जाएंगे, फिर वो बात कहीं और निकल जाएगी। आखिरी सवाल इस डिस्कशन पे, आखिरी सवाल, वो बात फिर स्लिप हो जाएगी। मैंने सिर्फ वाइपर्स का जवाब दिया आपको। आखिरी सवाल कल साहब, अगर इंडिया जो ज़ल्मे खलीलजाद था, वो मैंने सवाल रखा हुआ था, मैंने कहा बड़ा टेक्निकल सवाल है, पूछ लूं। ज़ल्मे खलीलजाद इंडिया का विजिट किया आज से कोई 6-8 माह पहले, तो उसने कहा कि जी भारत के और तालिबान के मुज़ाकरात होने चाहिए। सो हाउ डज इंडिया सी दिस के जी भारत और तालिबान के जो है वो भारत और तालिबान के मुज़ाकरात होने चाहिए? डोंट यू थिंक ये अच्छी चीज है? ये मैं तो पर्सनली चाहूंगा मुज़ाकरात हो, ताकि तालिबान प्रॉपरली इस खित्ते में सारे उनको एक्सेप्ट करे और मेन स्ट्रीम हो और सिस्टम का हिस्सा होना। भारत की क्या पॉलिसी है इस हवाले से? बिल्कुल, आपने जो सवाल किया उसी सवाल के अंदर आपका जवाब है। अगर हम इस खित्ते में अमन और अमान चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में पीस हो, तो इसमें सारे स्टेक होल्डर्स, किसी का स्टेक ज्यादा है, किसी का कम है, सारे स्टेक होल्डर्स इसके अंदर तालिबान से मुज़ाकरात करें। मैंने आपको पहले भी कहा था, इसमें ईरान भी शामिल होना चाहिए, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान इज ए मेजर स्टेक होल्डर, क्योंकि पाकिस्तान शेयर्स द पॉपुलेशन ऑन द डिवाइड। पाकिस्तान हैज गॉट मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज, इट हैज गॉट इकोनॉमिक कॉनोटेशंस, उसमें
टेररिज्म रिलेटेड इश्यूज भी है, जैसे आपने क्वेटा में देखा कि इधर से आए और उधर मार के चले गए और उधर से गए उधर मार के चले गए। तो पाकिस्तान इज अ रियल स्टेक होल्डर, तो पाकिस्तान के साथ भी मुज़ाकरात होने चाहिए। इंडिया इज ऑल्सो अ स्टेक होल्डर, क्योंकि जियो स्ट्रेटेजिक स्पेस में इंडिया के भी कंसर्न्स हैं। तो ये सारों को मिलकर बैठना पड़ेगा, तालिबान को सबसे मुज़ाकरात करने पड़ेंगे और तब जाके पीस इवॉल्व होगी। अगर इंडिया सोचे कि पाकिस्तान को साइड में कर दो और हम ही झंडा लेके चढ़ जाए, नहीं होगा। अमेरिका सोचे कि वो अकेला कर लेगा, वो नहीं हुआ है और नहीं होगा। इसी तरह अगर पाकिस्तान सोचे कि वो तालिबान को आगे करके और तालिबान के पीछे 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 वो चोरों की तरह घुस जाएगा, तो वो भी कोई उसको कामयाब नहीं होने देगा। इसमें कामयाबी सिर्फ एक तरीके से होगी, जब सारे मिलकर बैठेंगे, मुज़ाकरात करेंगे और तालिबान अगर वो पॉपुलर चॉइस है, अभी ये गन के जोर पर पॉपुलैरिटी नहीं देखी जाती है, अगर गन को हटा के और फिर पॉपुलैरिटी निकल के आए और लोग उनको सपोर्ट करते हैं और ये चीजें इवॉल्व होती है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात होगी। इसमें सबको बैठ के बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि तालिबान ऑलरेडी अफ़गान कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी को मान गए हैं और वो कह रहे हैं कि हम वो कहते तो हैं हम अल-कायदा से राब्ता नहीं रखेंगे, लेकिन सुनने में आ रहा है फिर भी उनके राब्ते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम अफ़गान कॉन्स्टिट्यूशन को, सुपरमेसी को मानते हैं, हम एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल भी करेंगे। सो मेरा ख्याल है सब ममालिक को उनकी इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करना चाहिए और उनको मेन स्ट्रीम करने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो वही उसी सोसाइटी का हिस्सा हैं। लोग उनके सिंपैथाइजर है, सपोर्टर है, वर्कर है, काम करते हैं उनके लिए। सो उनको मेन स्ट्रीम जितना ज्यादा, फार्क रेबल्स भी मेन स्ट्रीम हुए, पूरी दुनिया में लोग इस तरह के जो धड़े हैं वो मेन स्ट्रीम हुए। लेट्स गो फॉर पीस एंड आई होप कि भारत हो या अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, जब अफगानिस्तान में अमन आएगा तो सारे ही हम उसके पीस डिविडेंड्स हासिल करेंगे। उसके सम्राट जो है वो साउथ ऑफ इंडिया में भी जाएंगे और पाकिस्तान में भी जो है वो उसकी समरा देंगे। लेट्स होप फॉर पीस एंड थैंक यू वेरी मच कलसा फॉर दिस वंडरफुल डिस्कशन। Yeah, very interesting discussion, Chima sir. Thank you very much. Thank you.